पिछले मेंस डिस्कशन के लेक्चर में हम लोगों ने इस क्वेश्चंस को देखा था। ये प्रीवियस ईयर का बीपीएससी क्वेश्चन है, जिसमें है कि राज्य के नीति निदेशक तो पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य के नीति के मार्गदर्शक के लिए सुस्पष्ट दिशा निर्देश हैं। व्याख्या कीजिए। इस क्वेश्चन को हम आज के लेक्चर में सबसे अंत में देखेंगे। पूरा मॉडल आंसर मैं दिखाऊंगा। आज का लेक्चर जो है कुछ लोगों ने कमेंट किया था, बहुत सारे लोग मैसेज भी करते हैं इंस्टाग्राम पर, उसमें बताते हैं कि मेंस का तैयारी कहाँ से शुरू करें ना, इसी में उनको दिक्कत आ रही है कि कहाँ से शुरू किया जाए मेंस, है ना। बुक क्या हो, उसके लिए बुक्स भी बताऊंगा मैं आपको, और स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए, मेन चीज़ है ये। तो देखो, बीपीएससी पता ही है 3 चरण में होता है। सबसे पहले होती है प्री एग्ज़ाम, फिर होता है मेंस और फिर होता है इंटरव्यू। ओके, अगर उत्तर भारत के राज्यों को कंपेयर करें, यूपी का या उत्तराखंड का या एमपी का, है ना, राजस्थान का, इन सब का कंपेयर करें तो बीपीएससी का एग्ज़ाम तुलनात्मक रूप से, मैं कंपेयर करके बता रहा हूँ, कंपेयर करके अगर देखें तो इनकी तुलना में थोड़ा सा आसान कहाँ पर होता है, कहाँ पर होता है। तो पहली बात तो प्री में इसका सेकंड पेपर नहीं होता। ओके, नेक्स्ट है इसमें कि प्री में केवल 4 पेपर ही होते हैं। एक हिंदी का होता है, एक जीएस 1 का होता है, एक जीएस 2 का होता है और एक ऑप्शनल पेपर होता है। बस यही होते हैं। इसमें से 900 नंबर क्वेश्चन जीएस 1, जीएस 2, जीएस 3, 300 के 900 नंबर का पेपर होता है मेंस। इसी 900 में से आपके बनते हैं रैंकिंग, मेंस में नंबर इसी से आते हैं। तो आज हम सबसे पहले कहाँ से शुरू करेंगे कि मेंस की तैयारी शुरू कहाँ से करें। पहले कंप्लीट उसको कर लेंगे, फिर अंत में आपको आज एक मॉडल आंसर दूंगा। और आज से मैं क्या करूँगा, वीडियो लेक्चर के अंत में, मेंस लेक्चर के अंत में एक खुद से क्वेश्चन दूंगा आपको लिखने के लिए। आप उसको लिख के भेज सकते हैं। बहुत सारे लोग भेज रहे हैं, अगर आपको पता ना हो आप भी लिखना शुरू कीजिए, भेजिए। सबसे पहले देखते हैं हिंदी का सिलेबस। तो हिंदी में तो पता ही है, निबंध 30 अंक का रहता है, व्याकरण 30 अंक का रहता है, वाक्य विन्यास रहते हैं 30 नंबर के, और संक्षेपण रहता है 25 नंबर का, और संक्षेपण रहता है 15 नंबर का। ओके, 100 नंबर के टोटल पेपर आते हैं ये। इसमें से आपको मात्र 30 नंबर लाना होता है, जो बहुत ही आसान होता है ना। हिंदी के पेपर में 30 नंबर लाना आसान होता है, वाकई आसान होता है, इसमें आप ला सकते हैं। इसकी बात हम नहीं करेंगे आज, मेन करेंगे हम जीएस 1 और जीएस 2 की बात है। जो इसने सिलेबस में लिख के दिया है, ये बिहार सरकार के गजट में प्रकाशित होता है सिलेबस, वहीं से लिया है मैंने, अपडेटेड है ये। वेबसाइट पर जाओगे तो वहाँ पर लिखा आता है बीपीएससी का अपडेटेड सिलेबस, अपडेट किया है कुछ दिन पहले इन्होंने। ओके, जीएस पेपर 1 में आते हैं भारत का आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। मेंस पे आज हम टोटल बात करेंगे। क्या बोला है, आधुनिक इतिहास और भारतीय संस्कृति। क्या मध्यकाल से इसमें पूछ रहा है क्या मेंस में, पेपर 1 में? तो नहीं, मेंस में मध्यकाल से नहीं पूछता है, और आधुनिक इतिहास भारतीय संस्कृति से ही आता है मेनतः। अब इसमें आगे आएंगे, इसको थोड़ा सा एलेबोरेट भी किया है बीपीएससी ने। दूसरा है इसमें राष्ट्रीय तथा अंतर्राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र, यानी कि नेशनल लेवल का, राष्ट्रीय और इंटरनेशनल लेवल के करंट अफेयर आपसे पूछेगा। बहुत सारे लोग इसको आईआर से कंफ्यूज कर जाते हैं, एक्चुअली में वो करंट अफेयर ही होता है। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, है ना। उसमें आईआर से रिलेटेड क्वेश्चंस आ जाते हैं, तो वहाँ पर आपको थोड़ा सा देखना पड़ता है, नहीं तो मूलतः ये अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय महत्व के वर्तमान घटना चक्र है, करंट अफेयर का है। ओके, और तीसरा सेक्शन क्या होता है, सांख्यिकी विश्लेषण, आरेखन व चित्रण, जिसमें आपको स्टैटिक्स करने होते हैं, सांख्यिकी जो क्वेश्चन आते हैं वो होता है। तो सांख्यिकी की बात नहीं करेंगे आज, हम इन 2 की बात करेंगे और पेपर 2 पर बात करेंगे। अब पेपर 1 को थोड़ा सा बीपीएससी ने यहाँ पर डिफाइन किया है, उसको पढ़ते हैं कि पेपर 1 क्या है। फिर मैं आपको एक पेपर 1 जो है, पेपर 1 बहुत सारे लेके आया हूँ मैं, पेपर 2 भी लेके आया हूँ, उसमें एनालिसिस बताऊँगा कि जो जो लिख के दिया है ना बीपीएससी ने सिलेबस में, वहीं से डिट्टो कॉपी पेस्ट उठा कर देता है, हर 2 साल 3 साल पर रिपीट करता है। अगर कोई बीपीएससी मेंस के लिए जेन्युइनली प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन सारे सॉल्व करके जाए, तो भी वो बहुत सारे क्वेश्चंस वहाँ पर लिख सकता है। ओके, चलते हैं, आप पेपर 2 पर दिखाता हूँ मैं क्या है। भारतीय राज व्यवस्था, पॉलिटी आ गया, पॉलिटिकल साइंस नहीं है, पॉलिटिकल साइंस अलग होता, भारतीय राज व्यवस्था पूछा, गवर्नेंस आपसे टॉपिक पूछ रहा है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारतीय अर्थव्यवस्था, इंडियन इकोनॉमी पूछ रहा है, इंडियन इकोनॉमी की बात कर रहा है। इसमें थोड़ा सा बिहार का भी ऐड होगा, आएगा आगे। तीसरा है भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी है।
इंडियन ज्योग्राफी है, ज्योग्राफी। ओके। चौथा है कि भारत के विकास से विज्ञान प्रौद्योगिकी की भूमिका और प्रभाव, भारत के विकास में। ओके, जिसमें इसरो, DRDO इन सब चीज़ों का जिक्र आता है, वो सब पूछता है। अब पेपर 1 को जो थोड़ा सा BPSC ने डिफाइन किया है उसको देखते हैं। पेपर 1 में आधुनिक भारत बिहार के विशेष संदर्भ में, आधुनिक भारत में भी क्या बोला, मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, लेकिन उसमें भी किस में, बिहार के संदर्भ में। अर्थात इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे आप भारत छोड़ो आंदोलन पढ़ रहे हो तो उसमें देखना पड़ेगा बिहार की क्या भूमिका थी। जैसे आप पढ़ रहे हो स्वदेशी आंदोलन तो उसमें बिहार की क्या भूमिका थी। या पढ़ रहे हो आप 1857 का विद्रोह तो उसमें बिहार की क्या भूमिका थी, इसकी बात कर रहा है। भारतीय संस्कृति के अंतर्गत लगभग 19वीं शताब्दी के मध्य से लेकर, यानी कि 19वीं शताब्दी का मध्य कितना हुआ, 1850 के आसपास से लेकर देश के इतिहास की रूपरेखा के साथ साथ गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू जी से संबंधित प्रश्न भी सम्मिलित होंगे। इन तीनों का नाम याद रखना, गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर और नेहरू जी। हर साल इनसे क्वेश्चन पूछता है, हर साल, हर वर्ष पूछता है। मैं पेपर लेकर आया हूँ, दिखाता हूँ आपको। बुक बहुत सारे लोगों ने बताया होंगे, एनालिसिस नहीं करते हैं सब लोग। आपको सीधा सीधा बुक में बता सकता था आसानी से, लेकिन वो उससे नहीं हो जाता है पेपर करना, है ना। कई सारे लोग मैसेज करते हैं इंस्टाग्राम, उसमें बताते हैं कि वो ग्रामीण एरिया से हैं, उनको नहीं पता है कि कैसे तैयारी शुरू करना है या नहीं करना है, तो इसलिए मेनतः मैं ये लेके आया हूँ। ओके। अगला क्या है कि बिहार के आधुनिक इतिहास के संदर्भ में प्रश्न इस क्षेत्र में पाश्चात्य शिक्षा, प्रौद्योगिकी शिक्षा के समेत आरंभ और विकास से पूछे जाएंगे। पिछले लेक्चर में याद करो कहाँ से कहाँ तक, एक बार 1850 से 1917 तक के शिक्षा का विकास पूछा, आधुनिक शिक्षा का। एक बार 1813 से लेकर 1947 तक के आधुनिक शिक्षा का विकास पूछा है। तो टॉपिक यही है, सिलेबस में लिखा हुआ टॉपिक है वो। अगला है कि संथाल विद्रोह, याद रखना 1857 का बिरसा का आंदोलन, फिर चंपारण सत्याग्रह, 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन से प्रश्न पूछे जाएंगे। परीक्षार्थियों से आशा की जाती है कि वे मौर्य काल और पाल काल की कला और पटना कलम चित्रकारी, इन सब का कीवर्ड्स याद करना। पटना कलम चित्रकारी, मौर्य काल, पाल काल, इनकी कला की मुख्य विशेषताओं से परिचित होंगे। सांख्यिकी विश्लेषण और आरेखन तो आ ही गया, इसको छोड़ देते हैं। ओके, तो मूलतः ये क्वेश्चन था हमारे GS का। अब दिखाता हूँ मैं GS2 के भी कीवर्ड्स थोड़े बहुत पढ़ लेते हैं, फिर आएगा उसको। चलो पहले GS1 के पेपर दिखाता हूँ मैं। ये 65वीं BPSC का है। गांधी जी के सामाजिक और सांस्कृतिक विचार के महत्ता पर वर्णन कीजिए। ऊपर गांधी, नेहरू, रविन्द्रनाथ टैगोर आया था। 1857 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा की विवेचना कीजिए। 1957 के विद्रोह का बिहार में योगदान, सिलेबस देखना। बिहार में संथाल विद्रोह, बिहार में चंपारण सत्याग्रह, पटना कलम चित्रकारी। सिलेबस से इतर कुछ भी आया? कुछ भी नहीं, है ना। क्या BPSC का मेंस इजी है? बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल भी नहीं। इस भ्रम में रहना मत। क्यों? क्योंकि पटना कलम चित्रकारी तुमको 5 नंबर में लिखने के बाद तुम आसानी से 150, 200 शब्द लिख दोगे। 38 नंबर में लिखना है 4 पेज में, लिखो बैठ के। अब इसीलिए टफ बनता है BPSC। मैं बुक्स भी बताऊंगा आपको आगे कि कौन कौन सा बुक्स है। सेक्शन 2 में चलते हैं, करंट अफेयर। बीमस्टेक के संगठन का स्पष्टता कीजिए। उस समय करंट अफेयर में था। रोहिंग्या संकट उस समय करंट अफेयर में था। 2+2 वार्ता, भारत और ईरान के द्विपक्षीय संबंध के संदर्भ में भारत और अमेरिका के बीच जो 2+2 वार्ता हुई थी उस समय, उससे सीधा सीधा क्वेश्चन पूछा है आपसे। NRC विवाद उस समय चर्चा में था। अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद को स्पष्ट कीजिए। एक क्वेश्चन यहाँ पर आतंकवाद या इंटरनल सिक्योरिटी टाइप का जिसको बोलते हैं, इंटरनल सिक्योरिटी सिलेबस में तो नहीं है, लेकिन इस तरह का क्वेश्चन एक जरूर रहता है इसमें, समझ लो ना। सेक्शन 3 पर चलते हैं। सेक्शन 3 में तो इसका वो आ जाता है, स्टेट आ जाता है पहले पेपर का। अब दूसरे वाले पर चलते हैं, 2018 में जो पेपर हुआ था उस पर चलते हैं। 1942 भारत छोड़ो आंदोलन, बिहार जनभागिता। 1813 से 1947 तक पाश्चात्य शिक्षा। मौर्य काल पर प्रकाश डालिए, बिहार में इसका प्रभाव का विश्लेषण कीजिए। सिलेबस दिखा रहा हूँ, सिलेबस के हिसाब से पेपर दिखा रहा हूँ, कोई नहीं दिखाया होगा अभी तक आपको। अगला है कि गांधी जी के रहस्यात्मक मौलिक विचार। गांधी जी आ गए। गांधी नेहरू से मैंने बोला था, गांधी नेहरू टैगोर से जरूर रहते हैं 1 से 2 आगे। गांधी जी उनके क्या है, ये स्वतंत्रता आंदोलन के बारे में नहीं पूछा है, रहस्यात्मक मौलिक विचार के बारे में पूछा है, उनकी थिंकिंग के बारे में पूछा है। बंगाल साहित्य में रविन्द्रनाथ टैगोर आ गए। जवाहरलाल नेहरू की विदेश नीति, तो विदेश, ये तो IR का सेक्शन हो गया थोड़ा सा। हिस्ट्री का भी सेक्शन हो, आज़ादी के बाद जो भारत पढ़ते हैं हम लोग, उसमें भी ये चीज़ आता है।
तो रवीन्द्रनाथ टैगोर, गांधी जी के विचार आ गए, थिंकर में आ गए। सेक्शन 2 पर चलते हैं। उस समय डोकलाम भी गतिरोध चल रहा था 2017-18 का, याद करो, करंट अफेयर। मोनेटाइजेशन हुआ था, ये देखो डिमोनेटाइजेशन जो हुआ था, विमुद्रीकरण योजना आ गया। उत्तर कोरिया और अमेरिका के बीच उसमें खूब विवाद चल रहा था। फिर ट्रंप जो गया था वहाँ पर उत्तर कोरिया के विजिट करने। ओके, जीएसटी क्या है, भारत के इसके पीछे परिचय के पीछे के क्या मुख्य कारण थे, भारत की अर्थव्यवस्था मौद्रिक नीति पे इसके क्या, उस समय जीएसटी लागू हुआ तो उससे भी क्वेश्चन पूछ लिया आपसे। ओके, उसके बाद से क्या है, मानवाधिकार से आप क्या समझते हैं, ये 11th की एनसीईआरटी से पॉलिटी से उठा के यहाँ पर रख दिया है। क्यों रख दिया है, क्योंकि बीपीएससी के सिलेबस में एनसीईआरटी के भी कुछ भाग शामिल होते हैं पॉलिटी का। तो पेपर 1 का पेपर 2 में कुछ क्वेश्चंस डाल सकता है, पेपर 2 का पेपर 1 में भी कर सकता है। 11th का एनसीईआरटी पर हो गए, उसमें 1948 का घोषणा सीधा लिखा हुआ है। 2020 के यूपीएससी के प्री में भी 1948 के मानवाधिकार घोषणा से क्वेश्चन पूछे गए थे। पेपर 1 यहाँ पर था। फिर चलते हैं अगले, पेपर 2 आ गया यहाँ पर। पेपर 2 का अलग से व्याख्या करेंगे हम लोग। पेपर 1 और कोई मैंने डाला होगा तो उसका भी मैं दिखा दूंगा। देखो फिर से पेपर 1 है, 2016 में जो परीक्षा हुआ था उसका। 1857 की क्रांति, संथाल विद्रोह, पटना कलम चित्रकारी, किसान विद्रोह के लिए चंपारण सत्याग्रह, राष्ट्रवाद की परिभाषा के लिए रवीन्द्रनाथ टैगोर, आधुनिक भारत के निर्माण में नेहरू जी की भूमिका। कुछ भी सिलेबस से एक टॉपिक जो मुझे बाहर का कहीं दिखाओगे, सिलेबस में जो चीज़ लिखा हो उसी को रिपीट कर रहा है घुमा फिरा के, उससे बाहर का कहीं कुछ नहीं पूछ रहा है। सिलेबस के बाहर तो छोड़ो, जो टॉपिक लिख के दिया है ना उसी से पूछ ही रहा है। उन टॉपिक्स को कवर करके आप जाके लिख सकते हैं एग्जाम में। इसलिए बीपीएससी अगर कठिन है तो आसान भी है उनके लिए जो पढ़ना जानते हैं, जो पढ़ के जाएंगे। पटना कलम कर चित्रकारी पढ़ के जाओगे तो हो सकता है वो आ जाए। संथाल विद्रोह, 1857 विद्रोह, मुश्किल से 20 से 25 ऐसे टॉपिक है ना मेंस के लिए मैं कह रहा हूँ जिनसे क्वेश्चन आने की सबसे ज़्यादा संभावना होती है। मैं संभावना बोल रहा हूँ। ओके, जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जलवायु परिवर्तन के क्या कारण है, भारत सरकार द्वारा जलवायु परिवर्तन निर्मित राष्ट्रीय कार्य योजना के अंतर्गत कौन कौन से लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं, बिहार सरकार द्वारा इस संबंध में क्या क्या कदम उठाए गए हैं। 2015 में पेरिस सम्मेलन हुआ था, उसके बाद बहुत ज़्यादा चर्चा में था। 2016 में जलवायु परिवर्तन पर क्वेश्चन पूछना बिल्कुल जायज़ था, है ना, तो इसलिए भी ये क्वेश्चन उस समय आया था। एक सुशिक्षित संगठित स्थानीय स्तर की शासन प्रणाली के अभाव में पंचायत समिति मुख्यतः राजनीतिक संस्थाएं बनी रहती हैं, शासन का प्रभावशाली उपकरण नहीं बन पाती। आलोचनात्मक परीक्षण कीजिए। अब ये पेपर 2 में है, तुम बोलो गवर्नेंस तो पेपर 2 में है, पॉलिटी, ये पंचायती राज यहाँ कहाँ से आ गया, मैंने पहले ही बताया एक आध क्वेश्चन इधर का उधर वो करता है हेरा फेरी। अगला क्या है, सार्वभौमिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान करने में लोक स्वास्थ्य प्रणाली की सीमाएं क्या हैं, क्या आपके विचार से निजी क्षेत्र इस कमी को दूर करके भरने में हेतु सहयोग कर सकते हैं, कौन कौन से उचित सुझाव आप सब बता सकते हैं। तो क्लास 8 का जब सोशल साइंस पर हो गया ना, सामाजिक विज्ञान, तो उसमें है पहला ही टॉपिक है स्वास्थ्य संबंधी निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र के बीच में कंपेयर दिया हुआ है। मैं एनसीईआरटी पढ़ने को नहीं कह रहा हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चन आपको अपने कॉमन सेंस से भी करना पड़ेगा। ये वही है, भारत पाकिस्तान के बीच आतंकवादी गतिविधि वगैरह से खेलकूद से जोड़ के क्वेश्चन पूछा है। तो पेपर 1 का एनालिसिस एक तरह से मैंने दिखा दिया कि जो जो टॉपिक में लिखा हुआ है सिलेबस में, कहाँ गया सिलेबस, सबसे ऊपर था हमारा सिलेबस। अब मैं सिलेबस एक बार फिर से दिखाता हूँ, आपको पता चल जाएगा। कीवर्ड्स जो मैंने पकड़ाए थे याद करो। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग से लेकर इतिहास की रूपरेखा के साथ गांधी, नेहरू, इन सब के सम्मिलित प्रश्न आ गया। 1857 आ गया, संथाल विद्रोह आ गया, चंपारण सत्याग्रह आ गया, 1942 का आ गया, पटना कलम चित्रकारी आ गया। इनसे अलावा कोई क्वेश्चन आया नहीं आया। अब इसके बुक्स भी देखेंगे, पहले पेपर 2 का यहाँ पर पढ़ते हैं। पेपर 2 कठिन होता है किन के लिए, जिनको समझ नहीं बनी है सब्जेक्ट की। इकोनॉमी की समझ नहीं होगी, समझ नहीं बनोगी तो आप क्वेश्चन नहीं लिख सकते हैं। इकोनॉमी के पॉलिटी की समझ नहीं होगी तो आप क्वेश्चंस नहीं लिख सकते हैं। रट के आप 38 नंबर का क्वेश्चन कैसे लिखोगे मुझे बताओ ज़रा। भारतीय राज्य व्यवस्था संबंधित खंड में भारत की तथा बिहार की राजनीतिक व्यवस्था संबंधित प्रश्न होंगे। भारत की और बिहार की, बिहार स्पेसिफिक भी पॉलिटी के क्वेश्चन आएंगे, पहले ही उसने बोल दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था, भारत तथा बिहार के भूगोल से संबंधित खंड में भारत की योजना और भारत के भौतिक, आर्थिक, सामाजिक भूगोल से संबंधित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। फिजिकल जो होता है ज्योग्राफी उससे, इकोनॉमिकल ज्योग्राफी होता है उससे, सोशल ज्योग्राफी होता है उससे, इन तीनों से आपको प्रश्न पूछे जाएगा। उसके अलावा क्या बोला है उसने, भारत व बिहार की योजनाएं। अगला है कि भारत के विकास में विज्ञान और प्रौद्योगिकी के महत्व प्रभाव से संबंधित तीसरे खंड में ऐसे प्रश्न पूछे जाएंगे जो भारत तथा बिहार में विज्ञान प्रौद्योगिकी के महत्व के बारे में उम्मीदवार की जानकारी की परीक्षा करें। इनमें प्रायोगिक पक्ष पर बल दिया जाएगा, यानी कि जो व्यवहारिक चीज़ें हैं
उनसे जुड़ी हुई क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। व्यवहारिक चीज़ें पूछे जाएंगी, किताबिक चीज़ें कम पूछी जा सकती हैं। ये पहले ही इसने लिख के दे दिया है आपको, समझ रहे हो ना। अब चलते हैं, इनको देखते हैं, द्वितीय प्रश्न पत्र को चल के देखते हैं कि क्या क्या है। ये तो GS1 का पेपर था, ये भी GS1 का ही है पूरा कंप्लीट। कि ये किसका है? ये GS पेपर 2 है। ओके, पहला क्या बोला था उसने? इंडियन पॉलिटी, राज्य के नीति निर्देशक तत्व, मूल अधिकार और DPS, इन दोनों से एक क्वेश्चन गारंटेड आते हैं। तीसरा है चुनावी प्रणाली, चुनाव से। चौथा है शिक्षा, एजुकेशन। पांचवा है कृषि। छठा है गरीबी। सातवां है ऊर्जा सेक्टर। इनसे क्वेश्चंस पॉलिटी 2 में आते ही आते हैं, मतलब गारंटेड आते हैं। मूल अधिकार DPS में से एक क्वेश्चन आ गया। हिंदुत्व की अवधारणा का परीक्षण कीजिए, ये सोशल इशू का क्वेश्चन है। सोशल इशू का, जब आप सोशल साइंस पढ़ोगे, उसने पहले ही बोला सामाजिक भी पढ़ना है आपको, तो उसमें इस तरह के क्वेश्चन आते हैं। इस क्वेश्चन को आप स्किप भी कर सकते हैं अगर आपसे नहीं होता है तो, पहले ही मैं बता रहा हूँ, क्योंकि 38 नंबर का लिखना है। आप उलूल जुलूल सुलूल लिख के नंबर नहीं ला सकते हैं। भारतीय राजनीति प्रमुख दबाव समूह की पहचान कीजिए, फिर से राजनीति गवर्नेंस का क्वेश्चन हो गया। इसमें जो पॉलिटी पेपर 2 होता है ना, इसमें सेक्शन 1 जो होता है, इसमें मूलतः पॉलिटी के क्वेश्चन होते हैं। सेक्शन 2 जो होता है, इसमें मूलतः इकोनॉमी का क्वेश्चन होते हैं सेक्शन 2 में। और सेक्शन 3 जो होता है इसका, इसमें साइंस, ज्योग्राफी, इकोलॉजी, इन सब को मिला के क्वेश्चन एक पूछ लेता है। ओके, तो सेक्शन 1 हमने देख लिया क्या क्या था। देखो, भारतीय राजनीति में दबाव समूहों की, बिहार की राजनीति में राज्यपाल की शक्तियों का वास्तविक परीक्षण कीजिए। तो यहाँ पर क्या दिया है कि आपको कितने क्वेश्चन करने हैं? कुल 8 क्वेश्चन करने हैं। 1 और 2 खंड में से 3-3 प्रश्न करने हैं, और खंड 3 में से 2 ही प्रश्न करने हैं। तो जब आप इसमें से 3 करोगे तो 1, 2, 3 या तो ये करना पड़ेगा, या तो आपको एक बिहार वाला करना ही पड़ेगा। समझ रहे हो ना। अगर तीनों ही क्वेश्चन आप ये कर ले जाते तो आपको बिहार वाला नहीं भी पढ़ के जाओगे तो भी चलेगा, लेकिन अगर वो 2 बिहार वाला दे दिया तो, समझ रहे हो ना। ये पॉलिटी का हो गया। अब सेक्शन 2 चलते हैं, इकोनॉमी। क्या दिया है? पहला मुद्दा रोजगार, कीवर्ड्स पकड़ना बस। कृषि, मैंने बोला ना, कृषि, रोजगार, बिहार की कृषि, भारत की कृषि। तीसरा पंचायत, पेपर 1 में भी कभी कभी घुसा देता है इसको, पंचायत। चौथा, भारत में सार्वजनिक वस्तु का अनुदान, मेरिट, और इन सब के अनुदानों के आपका क्या तात्पर्य है, मतलब सब्सिडीज़ की बात कर रहा है ये, समझ रहे हो ना। और देश में उर्वरक, खाद्य और पेट्रोलियम अनुदानों की समस्या तथा हाल की प्रवृत्तियों को समझाइए। सब्सिडीज़ के बारे में क्वेश्चन पूछ रहा है इकोनॉमी से आपको। तीसरे सेक्शन पर चलते हैं, प्रदूषण, पर्यावरण, प्रदूषण, इन सब से क्वेश्चंस आपको ज़रूर एक न एक टकराएगा ही। अगला क्वेश्चन है ऊर्जा, मैंने पहले ही बताया था। इसरो, मैंने पहले ही बताया था कि इसरो और इन सब संगठनों के बारे में पूछेगा। चौथा है सरकारी योजना आ गई, उदय योजना। ओके, पेपर 1 हमने कब एक पेपर 2 का कंप्लीट किया। अब दूसरे वाले पेपर 2 पर चलते हैं। ये पेपर 1 है, ये भी पेपर 1 है, नहीं ये तो पेपर 2 है ना, एक मिनट रुक जाओ। ये पेपर 2 है, ये 2016 मुझे एग्जाम हुआ था उसका पेपर 2 है। भारतीय संविधान द्वारा प्रदत्त मौलिक अधिकार, मैंने मौलिक अधिकार DPS बोला था। चुनावी राजनीति, चुनाव का मैंने नाम लिया। नेक्स्ट क्या है कि भारत में संघात्मक व्यवस्था, केंद्र और राज्य के मध्य में तनाव, ये पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया। न्यायिक पुनरीक्षण से आपका क्या प्रभाव है, ये विशुद्ध रूप से पॉलिटी के सारे क्वेश्चन हो गए। क्या इसमें बिहार का कोई दिखा गया? एक क्वेश्चन है यहाँ पर, बिहार राज्य के मध्य संबंधों के बारे में बताइए, केंद्र और बिहार राज्य के मध्य। बाकी 3 क्वेश्चन किससे आए? 3 क्वेश्चन पॉलिटी से आए। अगर आप बिहार का पॉलिटी स्किप करोगे तो क्या कर सकते हो? संभावना है ऐसी, वैसे करके नहीं जाना चाहिए, ऐसी चीज़ें नहीं करके जानी चाहिए। अगला है इकोनॉमी, जनांकी लाभांश क्या होता है? जो आपका 16 से लेकर 64 वर्ष तक की आयु के लोग होते हैं, 15-16 से लेकर, वही जनांकी लाभांश कहलाते जो कार्य करते हैं। कृषि आ गया, पर्यावरण संरक्षण आ गया, धारणीय विकास जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहलाता है। अगला है क्षेत्रीय विकास से क्या तात्पर्य है? बिहार के आर्थिक विकास, बिहार की इकोनॉमी आ गई, समझ रहे हो ना, बिहार की इकोनॉमी आ गई। तीसरा सेक्शन जिसमें से 2 क्वेश्चंस करने हैं, अन्य देशों की तुलना में भारत में औलवन जल संसाधन से सुसंपन्न है। मतलब कि भारत में जल तो बहुत सारा है, मतलब कि वाटर संरक्षण, जल संरक्षण की बात कर रहा है, जल समस्या की बात कर रहा है। ऊर्जा, मैंने पहले ही बोला था ऊर्जा। ग्लोबलाइजेशन, ये टॉपिक से क्वेश्चन पूछा है।
अगला है कि भारत मोदी सरकार के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों में से प्रमुख गंगा नदी की सफाई, प्राकृतिक संसाधन की घटती, कृषि भूमि, स्वास्थ्य के बढ़ते खतरे, इन सब से संबंधित क्वेश्चन पूछा है। मतलब मोटा मोटी मैंने एक वो दे दिया है आपको कि कहाँ कहाँ से किन किन चीज़ों से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। एक और पेपर 2 है, भारतीय संघीय व्यवस्था केंद्र राज्य के मध्य प्रशासनिक संबंध का राष्ट्रीय आतंक विरोधी परिषद जो NCTC बना था उसके संदर्भ में वर्णन करना था। ये उस समय का करंट अफेयर रहा होगा। कब हुआ था ये पेपर? ये 2012 में पेपर हुआ था। राज्यपाल की शक्ति, राज्यपाल टॉपिक लिख के दिया है बिहार के BPSC के सिलेबस में। अगला है निर्वाचन, पहले ही मैंने बोला था। और नीति निदेशक सिद्धांत, DPS आ गया। फिर पेपर 2 पर चलते हैं, मानसून, ज्योग्राफी। बहुत देर बाद ज्योग्राफी का क्वेश्चन दिखा है, ज्योग्राफी से क्वेश्चन पूछ रहा है। निम्न स्तर योजना, माइक्रो लेवल प्लानिंग जो होती है भारत के आर्थिक विकास की प्रक्रिया में बढ़ावा देने के लिए, इन सब का मैं बताऊंगा, बुक्स भी बताऊंगा, उससे चिंता मत करना। ये इससे क्वेश्चन आ गया। भारत 2011 की जनगणना और यह किस प्रकार से भारत प्रादेशिक नियोजन का प्रभावी बनाएगा। 2012 ईस्वी में ये क्वेश्चन आया था। 2011 की जनगणना से क्या क्वेश्चन नहीं पूछेगा। कृषि विविधता के बारे में बताना है, कृषि से फिर आ गया। अगला है बाढ़ और सूखा के बारे में बताना है। फुकुशिमा परमाणु आपदा, ऊर्जा सेक्टर से संबंधित है ये क्वेश्चन। भारत के अधिकांश शहर या कस्बे धूल भरी टूटी सड़क या कूड़े के ढेर और अस्त व्यस्त व्यापता से भर चुके हैं। UPSC के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तकनीक की मदद से आप इसका कैसे योगदान करेंगे, समाधान करेंगे। उस समय के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी के अनुसार देश के सम्मुख उपस्थित चुनौतियों में से प्रमुख है बढ़ती हुई आबादी, स्वास्थ्य के बढ़ते हुए खतरे, प्राकृतिक संसाधन, घटती जा रही खेती भूमि। अब इनको बोला है कि आप कैसे समाधान करेंगे। एक मोटा मोटी मैंने आपको क्या दिखाया, एक पेपर दिखाया, पेपर 1 और पेपर 2 का कंपेयर करके कि कहाँ से क्या क्वेश्चन आते हैं। अब चलते हैं बुक्स दिखाता हूँ मैं। उससे पहले मैं बता रहा हूँ कि यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो आप बता सकते हैं कमेंट करके, मैं अगली बार के वीडियो में उसको इंक्लूड करूँगा। पेपर 1 पेपर 2 का हमने सबसे पहले सिलेबस देखा। मैंने कीवर्ड्स पकड़ाए थे आपको, जैसे मैंने पकड़ाया था कृषि पकड़ाया था, इकोनॉमी के मतलब प्लानिंग पकड़ाया था कि प्लानिंग से क्वेश्चंस पूछते हैं। उसके अलावा मैंने क्या बताया था कि जैसे भारत में पेपर 1 में 1857, 1942 इन सब से संथाल विद्रोह से ही क्वेश्चन पूछे जाते। उसके अलावा कहीं से भी कोई क्वेश्चन दिखा आपको? नहीं दिखा होगा। ऊर्जा सेक्टर से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये भी मैंने बताया था, यहाँ पर दिखा दिया। पेपर 1 पेपर 2 पहले पता, सिलेबस ओवरव्यू हो गए, क्वेश्चन देख लिया, एनालिसिस हो गया कि हाँ भाई किस लेवल का कहाँ तक तैयारी करना है। अब चलते हैं बुक्स पर, जिसमें पहले पेपर 1 के बुक्स दिखाऊंगा, फिर पेपर 2 के बुक्स दिखाऊंगा, है ना। चलो शुरू करते हैं बुक्स पर। पेपर 1 है, पेपर 1 में क्या है, भारत का मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन पूछा है, तो मॉडर्न हिस्ट्री के पहले क्वेश्चन करेंगे। और आज चैनल पर BPSC हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए भी वीडियो अपलोड हो जाएगा। पेपर 1 है मॉडर्न हिस्ट्री। देखो मॉडर्न हिस्ट्री, पहली बात, अगर आपने कोई बुक पढ़ी है, मान लो जैसे अपने NCERT पढ़ लिया है ना, 12th का मॉडर्न का जो आता है बिपिन चंद्रा जी की, वो अगर आपने पढ़ लिया है तो उसी से रिवाइज करो। फिर दूसरा बुक मत उठाओ, उससे को छोड़ कर दूसरा बुक मत उठाना का मतलब मत उठाना। एक बुक को 10 बार पढ़ लो, वो ज़्यादा सही है, ना कि 10 बुक को एक बार पढ़ो, वो गलत हो जाता है। ओके, अगर किसी को मॉडर्न हिस्ट्री और भी कोई बुक चाहिए हो, बिपिन चंद्रा अगर आपने पढ़ ली हो, शुरुआत वहीं से करना है आपको, बिपिन चंद्रा से। ये BL ग्रोवर की एक बुक आती है, BL ग्रोवर की, दिखा देता हूँ मैं, इस तरह का ये बुक दिखता है। अगर आपके पास होगा, अगर आपके पास ये बुक है तो बहुत अच्छी बात है। S चांद पब्लिकेशन है, BL ग्रोवर, अलका मेहता की मॉडर्न हिस्ट्री की बुक आती है। ये बुक मुझे क्यों पसंद है, क्योंकि इसमें भारत का प्रेस का विकास अलग से दिया है, भारत में शिक्षा का विकास पूरा का पूरा टॉपिक दिया है। बोलोगे तो मैं इन 2-3 टॉपिक का आपको PDF फ़ोटो खींच के भेज सकता हूँ। वैसे मैंने इस चैनल पर इसी बुक से भारत में शिक्षा का विकास और भारत में प्रेस का विकास पढ़ाया है। हिस्ट्री लेक्चर नाम से एक प्लेलिस्ट होगा, उसमें आपको मिल जाएगा। मॉडर्न हिस्ट्री के लिए बिपिन चंद्रा की जो बुक आती है, मॉडर्न हिस्ट्री की 12th की NCERT, पुराना वाला, ओल्ड वाला, उसको पढ़ना है और इसको आप पढ़ के जा सकते हैं। इसके बाहर का आपका क्वेश्चन नहीं आएगा। बिहार स्पेसिफिक के लिए भी हम बुक पर आएंगे। ओल्ड NCERT में कौन कौन सी बुक पढ़नी होती है? ओल्ड NCERT में आपको शुरू करना है एंशिएंट हिस्ट्री जो आती है राम शरण शर्मा की, क्लास 11th की, उसको पढ़ना ही पढ़ना है, हर स्टूडेंट को पढ़ना है। PT मेंस दोनों में काम आएगा। मिडिवल हिस्ट्री छोड़ सकते हो, क्योंकि PT में जो आता है वो बिहार स्पेसिफिक आता है, और मॉडर्न में और मेंस में तो पूछता ही नहीं है। मॉडर्न हिस्ट्री बिपिन चंद्रा क्लास 12th जरूर पढ़ना। और एक क्लास 12th में आती है आज़ादी के बाद भारत करके आती है। ओके, बहुत मोटी बुक आती है, उसको मत पढ़ना। मेन होता है कि आज़ाद भारत में राजनीति,
उसको भी अगर पढ़ लोगे ना तो भी काफ़ी है। आज़ाद भारत में राजनीति, और एक होता है कि विदेश नीति भी उसी में इंक्लूडेड रहता है, NCERT, उसको आप पढ़ सकते हो, जिसमें आपको नेहरू जी की विदेश नीति, नाम, उसके बाद पंचशील, ये सब मिल जाएगा आपको। ओके, अगला है कि बिहार स्पेसिफिक मॉडर्न हिस्ट्री का कहाँ से तैयार करें, तो उसके लिए है बुक KVC नैनो की एक बुक आती है बिहार समग्र मेंस, प्री नहीं, देखो इसके प्री के लिए अलग बुक आती है और मेंस के लिए अलग से बुक आती है। तो आपको मेंस के पढ़ना है, मेंस के लिए बुक आती है, 200-250 रुपये की मिल जाती है, इसको पढ़ सकते हो। लेकिन इस बुक की एक खासियत, एक खराबी बहुत बड़ी है, इसमें गलतियाँ रहती हैं काफ़ी, उसको आप अगर इग्नोर कर सकते हो तो पढ़ सकते हो इसको आप। अच्छी बुक होती है, बहुत सारे लोग प्रेफर करते हैं, अच्छी बुक है, बुरी बुक नहीं है, अच्छी बुक है बिहार स्पेशल के लिए। लेकिन एक और बुक मैं दिखाता हूँ जो अभी अभी आया है, बड़ा ही कंसाइड फॉर्म में, एक ही जगह सब कुछ है। BPSC के लिए दृष्टि का मुख्य परीक्षा सामान्य अध्ययन करके बुक आता है, क्या नाम है, सामान्य अध्ययन मुख्य परीक्षा BPSC मेंस करके। 350 रुपये के आसपास ये बुक मिलेगी, इससे सस्ते दाम पर भी मिल सकती है। इसमें आपको GS के BPSC GS के सारे टॉपिक एक ही जगह कंसाइज फॉर्म में आपको मिल जाएंगे। सामान्य अध्ययन का संपूर्ण पाठ्यक्रम मिल जाएगा, सांख्यिकी पर विशेष फोकस स्टैट भी मिल जाएगा, कला संस्कृति का आकर्षक प्रस्तुतिकरण भी मिल जाएगा, बिहार राज्य से संबंधित सभी विषयों पर अद्यतन सामग्री मिल जाएगा, प्रौद्योगिकी विकास पर संक्षिप्त व सटीक सामग्री मिल जाएगा, मुख्य परीक्षा हेतु अभ्यास प्रश्न भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा। तो इसने क्या किया है, मैंने इस बुक को देखा है, मेरे पास कैमरा और स्टैंड वगैरह होता तो मैं उसी पे बना देता। क्या है ना, इसमें क्या है ना, जैसे अगर मैं इसकी ये टॉपिक ले लूँ, कला संस्कृति, तो पहले कला संस्कृति के बारे में बताता है ये बिहार के बारे में, फिर उसके संबंधित जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आए हुए हैं ना उससे संबंधित उसके बारे में है। क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे एक ही जगह, सॉल्व्ड नहीं है, अनसॉल्व्ड है। ओके, तो ये बुक आप प्रेफर कर सकते हो। KVC नैनो से ज़्यादा अच्छी मुझे ये बुक लगी है, सीधी सी बात मैं बता रहा हूँ। उसके बाद तो पेपर 2 की बारी आती है। तो पेपर 2 में सबसे पहले राज्य व्यवस्था के लिए ये बुक पढ़ सकते हो आप, भारत की जो लक्ष्मीकांत की बुक आती है, इसको आप पढ़ सकते हो। दूसरा एक आती है पेपर 2 के लिए बुक इकोनॉमी की, तो दृष्टि का ही आप इकोनॉमी पढ़ सकते हो। समझ में नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, जिनकी इकोनॉमी अच्छी नहीं है, यानी कि जिन्होंने बेसिक नहीं पढ़ा है इकोनॉमी का, उनको दृष्टि की इस बुक से समझ में नहीं आएगा, क्योंकि इसकी भाषा जो है वो सामान्य नहीं है, पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि इकोनॉमी के समझने के लिए एक समझ की ज़रूरत होती है, मेन चीज़ ये होता है। तो इसीलिए मैं जब भी बोलता हूँ आप लोग NCERT, तो बहुत सारे लोग बोलते हैं इसका लैंग्वेज टफ है, ये टफ है। बाकी भाषाओं के लैंग्वेज देख के, बाकी चीज़ों के, बाकी किताबों का आपको NCERT का लैंग्वेज बहुत आसान लगेगा। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो ना कि 8, 9, 10 से जो इकोनॉमिक्स शुरू हो जाती है ना, 8, 9, 10, 11th, इनकी अगर आपने इकोनॉमी अच्छे से पढ़ ली, अपना नोट्स बना लिया, नोट्स ज़रूर बनाना, नहीं तो किसी भी एग्ज़ाम में सिलेक्शन नहीं होता है बिना नोट्स के। अपने नोट्स किसी को देना भी मत, किसी से दूसरा का नोट्स मांगना भी मत, कोई फ़ायदा नहीं होगा। 8, 9, 10, 11 की अगर आपने इकोनॉमी पढ़ ली, क्योंकि इकोनॉमी के जो क्वेश्चन आते हैं वो इजी नहीं आते हैं, वो आपको समझ होनी चाहिए। मेन UPSC में आपका वो काम आएगा, मेन चीज़ ये भी है। ओके, तो वहाँ से आप कर सकते हैं, नहीं तो इसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करके जाइए, करंट अफेयर करके जाइए, बजट वगैरह से जो अभी चर्चा में चलती रहती है, या जो गरीबी से संबंधित योजनाएं हैं, उन सब को करके जाइए, तो भी आप इकोनॉमी में स्कोर कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं है कि इतना सारा पढ़ो ही आप, अगर आपके पास कम समय है तो आप छोड़ भी सकते हैं, स्किप भी कर सकते हैं। तब आपको ये बुक पढ़ना पड़ेगा, बार बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार, जितनी बार हो सके पढ़ो। दृष्टि IAS की इकोनॉमी की बुक आती है, भारतीय अर्थव्यवस्था, है ना, तब आपका हो जाएगा कंप्लीट। समझ लो ना मैंने क्या बोला। जैसे अभी अगस्त में प्री है, अभी अब तुम बैठ के लेके बैठ जाओगे सारी बुक, तो ऐसा नहीं होगा ना। मेंस के लिए पढ़ोगे, अभी तो प्री के लिए पढ़ोगे, मेंस के लिए मेंस से पहले पढ़ते हैं, और पूरे साल फिर मेंस से पहले पढ़ते हैं, और प्री के लिए फिर 2 से 3 महीने पढ़ते हैं। तो इकोनॉमी को दिखा दी मैंने, इसमें आपको पूरा GS का मिल जाएगा। BPSC की जो बुक आती है, ये भारतीय राज्य व्यवस्था हो गया, लक्ष्मीकांत की बुक जाती है। उसके बाद से BPSC मुख्य परीक्षा सामान्य जो अध्ययन होते हैं, इसके सॉल्व्ड पेपर बहुत ही नेसेसरी होता है। जैसे प्री के से पहले हम लोग क्या सॉल्व करके जाते हैं, घटना चक्र का जो पूर्वावलोकन आता है, उसी से मैक्सिमम 70-80% क्वेश्चन टकराते हैं BPSC में, ये तो सबको पता होगा। तो KVC नैनो का है, ये किसका है, KVC नैनो का मुख्य परीक्षा सॉल्व्ड पेपर है ये। इसको ज़रूर करना, मस्ट, ज़रूर करके जाना। ओके, तो आपको बुक्स इनसे ज़्यादा ज़रूरत मेरे हिसाब से नहीं पढ़नी चाहिए। IR करंट अफेयर के लिए आप क्या कर सकते हो, करंट अफेयर के लिए अगर मैं बताऊं तो
एक कोई मैगजीन जैसे विजन आईएएस है ना, उसका आईआर का सेक्शन जो होता है वो बहुत अच्छा होता है, उसका करंट अफेयर बहुत ही अच्छा होता है। उसमें से मेन जो आईआर का सेक्शन होता है, अगर आप वो पिछले 6 महीने का पढ़ लो, जैसे विजन 365 भी आता है, अगर आप वहाँ से पिछले 6-7 महीने, 8 महीने, 9 महीने का पढ़ लो तो वहाँ से आपका आईआर का सेक्शन वो कंप्लीट हो जाएगा। विजन 365 का पर्यावरण का भी मैगजीन आता है, तो पर्यावरण प्रदूषण या प्रदूषण संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं या पर्यावरण परिवर्तन संबंधी जो क्वेश्चन आते हैं उसको आप वहाँ से कर सकते हैं। ओके, विजन 365 करंट अफेयर के लिए, बीपीएससी के लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि पेपर 1 में अच्छा खासा वेटेज होता है करंट अफेयर का, वहाँ से आप कर सकते हो। बाकी साइंस टेक और बाकी सब सारे सब्जेक्ट के लिए तो मैंने एक बुक बता दी है, बीपीएससी के लिए आपको यहाँ पर बता ही दी है मैंने, सभी विषयों पर अद्यतन सामग्री है, समझ रहे हो ना। तो ये था बुक्स और मेंस के लिए थोड़ा सा गाइडेंस दे दिया है मैंने आज के लिए। सबसे पहले अब चलते क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन डिस्कस करने के बाद हम लोग लास्ट में क्वेश्चन मैं आपको दे दूंगा, मुँह से ही बोल दूंगा, आप लोग उसको लिख के लाओगे अगली बार, या लिख के मुझे भेज सकते हो। आज का क्वेश्चन है कि राज्य के नीति निदेशक तत्व पवित्र घोषणा मात्र नहीं है, बल्कि राज्य के नीति के मार्गदर्शन के लिए सुस्पष्ट निर्देश है। व्याख्या कीजिए और बताइए कि व्यवहार में कहाँ तक लागू किए गए हैं। समझ रहे हो ना। संविधान के माध्यम से जिस राजनीतिक व्यवस्था की स्थापना की गई है, उस राजनीतिक व्यवस्था के दायित्व को लेकर संविधान के भाग 4 में उन नीतियों सिद्धांतों को समाहित किया गया है जिन नीतियों और सिद्धांतों को राज्य अपने कार्यों में समाहित करेगा। जब जब राज्य कोई काम करेगा, कोई लॉ बनेगा, कोई नीति बनाएगा, तो भाग 4 के नीतियों को ध्यान में जरूर रखेगा। अतः निदेशक तत्व राज्य के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत का एक समूह है। भाग 4 में है निदेशक तत्व, मैंने लिखा 36 से 51 तक। कल्याणकारी राज्य की अवधारणा है इसमें, सामाजिक परिवर्तन का साधन है ये। उद्देश्य क्या है? सामाजिक आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना इसका उद्देश्य है। नीति और सिद्धांतों का एक समूह है। मोटा मोटी एक इंट्रो दे दिया मैंने इसका। संविधान का भाग 4 राज्य का दायित्व है तथा इसमें राज्य के रूप में संसद और विधानसभा दोनों शामिल है। यानी कि जैसे मूल अधिकार संबंधी कानून कौन बनाता है? सिर्फ और सिर्फ संसद बनाती है। लेकिन राज्य के डीपीएस संबंधी विधानसभा भी कानून बना सकती है और संसद भी बना सकते हैं कि अपने कानून जब कोई बिहार सरकार पारित करेगी, मान लो, तो उसमें वो डीपीएस को ध्यान में रखकर कानून बना सकती है। समझ रहे हो? ऐसा नहीं होगा कि डीपीएस को वैधानिक स्वरूप बिहार सरकार दे देगा, ऐसा नहीं होगा। लेकिन वो अपने राज्य लेवल पर, जैसे अभी उत्तराखंड सरकार ने घोषणा की है कि वो आर्टिकल 44 यानी कि समान नागरिक संहिता को लागू करने की कोशिश करेगी अपने राज्य में। तो एक तरह से डीपीएस ही तो लागू कर रही है ना अपने यहाँ। अगला है कि डीपीएस के बारे में प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर अंबेडकर ने कहा था कि जो भी सरकारें अपने कार्यों में इन सिद्धांतों को समाहित नहीं करेंगी, उन्हें अगले चुनाव में जनता को जवाब देना पड़ेगा। अगला है संविधान सभा द्वारा उस समय मौजूद लगभग सभी विचारधाराओं को निदेशक तत्व में जगह प्रदान किया गया था। उस समय संविधान सभा में बहुत सारे विचारधारा के लोग थे, सभी ने अपने अपने सिद्धांतों के साथ समाहित करने की बात को स्वीकार करवाया था संविधान सभा से। जैसे समाजवादी लोग जो थे, उनके कौन कौन से सिद्धांत हैं? तो आय और प्रतिष्ठा की समानता आर्टिकल 38, समान न्याय, निःशुल्क विधिक सहायता आर्टिकल 39 क, काम, शिक्षा पाने, बुढ़ापा में सहायता पाने इत्यादि का अधिकार आर्टिकल 41। इसके अलावा भी और भी बहुत सारे आर्टिकल हैं इनसे संबंधित। गांधीवादी विचारधारा कौन कौन सा? आर्टिकल 40 पंचायती राज जो देखते हो, गांधी जी का बड़ा जोर रहता था। कुटीर उद्योग आर्टिकल 43 है। सहकारी समितियों का गठन आर्टिकल 43 भी है। गाय और पर्यावरण संबंधी मामले जो हैं वो भी गांधी जी के सोच से लिया गया है। कुछ उदारवादी लोगों का भी था क्या कि समान नागरिक संहिता आर्टिकल 44, शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 45, शक्ति पृथक्करण जो न्यायालय और कार्यपालिका के, न्यायालय और विधायिका के बीच में है आर्टिकल 50, उसको भी इसी के तहत समाहित किया गया था। तो ये कुछ सिद्धांत हैं। इसके अलावा भी और भी आर्टिकल हो सकते हैं, यहाँ पर रुकना नहीं, और भी जितने आप लिख सकते हैं चाहे तो। अगला है कि आज़ादी के पश्चात समय समय पर निदेशक तत्वों की उपयोगिता को लेकर सवाल उठाए गए, परंतु समय समय पर निदेशक तत्वों ने ये सिद्ध किया कि चाहे नीति निर्माण हो या न्यायालय के फैसले, निदेशक तत्वों को ध्यान में हमेशा रखा जाता है। आज़ादी के बाद से लगभग सभी सरकारों ने इसके प्रावधानों को लागू करने पर विचार किया। अब सबसे बड़ा सवाल ये है कि यदि निदेशक तत्व इतने ही जरूरी प्रावधान हैं, तो संविधान सभा ने इसको वैधानिक रूप से लागू क्यों नहीं कर दिया? संविधान सभा ने ही उस समय क्यों नहीं लागू कर दिया निदेशक तत्वों को? ये पूछ रहा है। अगर इतना ही जरूरी चीज़ है,
इस प्रश्न का उस समय संविधान सभा द्वारा ये जवाब देते हुए कहा गया कि नवनिर्मित भारतीय गणराज्य में अभी ऐसी राजनीतिक, प्रशासनिक व आर्थिक शक्ति नहीं है कि नीति निर्देशक सिद्धांतों को लागू किया जाए। उस समय के भारत में ना तो इतनी आर्थिक शक्ति थी, ना हम राजनीतिक रूप से एक थे, ना तो हम सामाजिक रूप से एक थे, ना प्रशासनिक रूप से इतने मजबूत थे कि हम इन इन नीतियों को उस समय लागू कर पाते। इसलिए उन्होंने इन लक्ष्यों को आने वाली पीढ़ियों के लिए छोड़ दिया। अब क्या है, इसकी नीति निर्देशक सिद्धांतों की उपयोगिता क्या है? उपयोगिता कैसे सिद्ध करते हैं कि आज़ादी के बाद से बराबर सरकारों ने इसको लागू करने की कोशिश की है। जैसे 1951 के भू सुधार द्वारा समाजवाद की स्थापना का सबसे पहला प्रयास किया गया था आज़ाद भारत में। 1955 में सिविल नागरिक अधिकार संशोधन द्वारा, नागरिक जो अधिकार संशोधन था, इसमें क्या था, छुआछूत प्रमुखता था, सिविल राइट्स करके है, इसका मैं भूल रहा हूँ, नागरिक अधिकार संरक्षण करके ही है एक, उसमें एक संशोधन किया गया था और छुआछूत पर प्रहार किया गया था। 1965 के आसपास पीडीएस प्रणाली को भी शुरू किया गया था, ये भी एक समाजवादी अवधारणा है। 42वें संविधान संशोधन द्वारा समान वेतन और निःशुल्क विधि सेवा देने की भी शुरुआत की गई थी। 1972 के एक्ट द्वारा पर्यावरण और जीवों का संरक्षण के लिए कानून बनाया गया था 1972 में। ओके, 1989 में SC/ST एक्ट बनाया गया। फिर न्यूनतम मजदूरी अधिनियम भी उससे पहले बन चुका था। 73-74 संशोधन द्वारा पंचायती राज को और नगर पालिका को गठित किया गया। ये भी तो गांधीवादी विचार है, जिसको DPS उठा के वैधानिक स्वरूप दिया गया। 14 वर्ष तक के बच्चों को अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान भी किया गया। 86वें संविधान संशोधन अधिनियम याद होगा आपको, 14 वर्ष से सर्व शिक्षा अभियान वगैरह सब जो लागू हुआ था। सहकारी संगठनों की स्थापना भी की गई, सहकारी संगठनों की स्थापना के प्रावधान को भी लागू किया गया। इन सब के अलावा अभी देश में समान नागरिक संहिता को भी लागू करने पर विचार किया जा रहा है। अतः निष्कर्षतः हम कह सकते हैं कि निर्देशक तत्व सिर्फ नाम के नहीं बल्कि काम के भी हैं। जनता इसके उल्लंघन पर सीधे न्यायालय नहीं जा सकती है, परंतु इसके उद्देश्यों को पूरा न होने पर चुनाव के दिन फैसला अवश्य सुना सकती है। इसके लिए जन जागरूकता का होना नितांत जरूरी है। एक शॉर्ट फॉर्म में कंसाइज करके मैंने ये आंसर लिखा, जैसा भी लगा आपको कमेंट करके ज़रूर बताना। ओके, ये आज का मॉडल आंसर था। आप भी लिखना चाहें, कुछ बच्चों ने बहुत ही अच्छा आंसर लिखा है इन्हीं मुद्दों पर, हो सकता है आपने मेरे से अच्छा आंसर लिखा हो। कोई मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सर्वमान्य सर्वश्रेष्ठ दुनिया का आंसर, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। आपने इससे अच्छा लिखा होगा, लिख भी सकते हो आप। ओके, अब आज के क्वेश्चन में बता देता हूँ कि आपको लिखना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन दे रहा हूँ। पहला क्वेश्चन, स्वदेशी आंदोलन का कारण और परिणाम लिखना है। मैंने क्या बोला? स्वदेशी आंदोलन का कारण और परिणाम, ये आपको लिखना है। स्वदेशी आंदोलन का कारण और परिणाम कितने शब्दों में? मात्र 300 शब्दों में। मात्र शब्द लिमिट है यहाँ पर 300 शब्दों में। दूसरा क्या है? बिहार की भौगोलिक स्थिति के बारे में लिखना है। भौगोलिक अवस्थिति के बारे में लिखना है। बहुत ही साधारण क्वेश्चन मैं दे रहा हूँ, इससे इजी नहीं हो सकता। भौगोलिक अवस्थिति के बारे में लिखना है 100 शब्दों में मात्र। शुरुआती के लिए मैं दे रहा हूँ यहाँ से क्वेश्चन। ओके, ये दो क्वेश्चन मैंने बोल दिया। स्वदेशी आंदोलन के कारण परिणाम और बिहार के भौगोलिक अवस्थिति के बारे में 100 शब्दों में लिखना है। वीडियो कैसा लगा ज़रूर बताना, लेक्चर के बाद ज़रूर बताना, फीडबैक देना। मेंस के मैंने एक ओवरव्यू देने की कोशिश की कि मेंस की तैयारी जो लोग शुरू करना चाहते हैं उनको कहाँ से करनी चाहिए। ओके, थैंक यू सो मच।